हाय गाइस, हम लोग के पास ढेर सारे मेल आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया आप लोग आईआईटी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बनाइए। तो हम लोग ने एक बार लाइव स्ट्रीम में पूछा था कि कौन सी ईयर का चूज़ करें, 20 का चूज़ करें, 19 का चूज़ करें, 18 का चूज़ करें। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि आप लोग 2018 वाला बनाइए। तो मैं आज वही 2018 आईआईटी 2018 का फिजिक्स सेक्शन डिटेल मतलब फिजिक्स सेक्शन जो है उसको डिटेल में डिटेल सॉल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले कि आईआईटी, कुछ लोग को मतलब ये नहीं समझ में आएगा कि आईआईटी होता है क्या है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं। तो आईआईटी बोलते हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसका 3 मंथ का स्ट्रैटेजी वीडियो आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पर डला हुआ है। आपके अमन भैया ने बनाया, जो कि खुद आइसर भोपाल के स्टूडेंट है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे आईआईटी में। ये स्ट्रैटेजी वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, और काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब आईआईटी क्या होता है? आईआईटी एक माध्यम होता है आइसर्स में एडमिशन लेने का। आइसर्स में एडमिशन लेने के 3 तरीके होते हैं, जी एडवांस, केवीपीवाई और आईआईटी। तो उसी आईआईटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आईआईटी के साथों आइसर्स की कॉलेज रिव्यू इंग्लिश में पड़ी हुई है और साथ साथ हिंदी में भी पड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 आईआईटी फिजिक्स सेक्शन काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो पेपर है उसका मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वो पेपर खोल सकते हो। तो जो पहले सबसे पहला जो ये सेट बी की बात कर रहा हूँ, सेट बी जो 46वां सवाल है, ये हल्का सा मतलब टफ़ है, कह सकते हो इसे टफ़ कैटेगरी में रख सकते हो। ये सवाल जब आप देखोगे ना, आईआईटी में यही होता है। आईआईटी या फिर जो भी ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो कह सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनका यही होता है कि सबसे पहले ही हार्ड सवाल रख देंगे, जिससे बच्चों को डर लगे, यार ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे तो आएगा नहीं, ये होगा वो होगा, तो लोग डर जाते हैं। और वो लोग काफ़ी लोग मतलब मोरल तुरंत डाउन हो जाता है, और एग्जाम्स वगैरह में मोरल डाउन होता है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लूज और एग्ज़ाम ख़राब। तो यही है यार, एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको बताऊंगा कि यार सवाल अगर नहीं आता, छोड़ो, ईगो पे मत लो कि यार मुझे नहीं आ रहा, मैं तो इसे करके आगे बढ़ूंगा। ईगो पे लोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ईगो पे मत लो, उस सवाल को तुरंत इंस्टेंटली छोड़ो, हटो, मैं जा रहा हूँ आगे। समझ में? ज़िंदगी का फंडा तो है यार, अगर ये नहीं हो रहा तो वो तो हो जाएगा। तो ये 46वां सवाल हमने सॉल्व किया, आपको दिख ही रहा होगा। इसको हम लोग थर्ड पार्ट, क्योंकि ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है, 5 सवाल का एक वीडियो, 5 सवाल का एक, 5 सवाल का एक। तो इस वीडियो में हम लोग 46 को छोड़ करके 47 से 51 तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 47वें से। 47वां सवाल कुछ ऐसा है कि एक एलिवेटर है। एलिवेटर, लेट्स एज्यूम कि ये एक एलिवेटर है, ये मेरा एक एलिवेटर है, और ये इसमें 2 मतलब पेंडुलम्स हैं। एक में मास 1 kg का है, दूसरे में 2 kg का है। इसका जो लेंथ है, स्ट्रिंग है, वो 1 मीटर की है। ये एलिवेटर G/10, यहाँ पर G 10 दिया हुआ है, ठीक है। 10 दो तभी मानो, आईआईटी में ये भी, आईआईटी का फिर जे एडवांस जे मेंस जिसमें भी हो, अगर G 10 दिया हो तभी 10 मानना, अगर G नहीं दिया तो उसे 9.8 ही मानना। 46वें में ऐसा ही है, अगर आप 10 रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन अगर आप 9.8 रखोगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। खैर मैं इसे लास्ट में डिस्कस करूँगा थर्ड वाले वीडियो में, ठीक है, वो जाकर के आप चेक कर लेना। बात करते हैं इसकी। तो G/10 से नीचे जा रही है। आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही हो, समझी से अगर नीचे गिर रही है तो उस पर जो इफेक्टिव होता है वो माइनस होता है, और जब ऊपर जा रही होती है ना तो इफेक्टिव प्लस होता है। इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो डेली लाइफ एग्जांपल है, वो बड़ा वाला झूला आपको याद होगा। जब आप ऊपर जा रहे होते हो, इमेजिन करो, जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो आपको लगता है कि मतलब कोई खींच रहा है, मतलब आपका वजन बढ़ रहा है और आपको उतना अजीब सा नहीं लगता। लेकिन वहीं जब आप नीचे जा रहे हो तो लगता है अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। मेरे साथ होती है, मेरी मतलब छोड़ो, सुने बता रहा, मतलब मेरे साथ होती है, खुद होती है, सबके साथ होती होगी। तो वही है, उससे बोलते हैं फ्री फॉल। अगर ये जी मतलब आपका एक्सेलरेशन नीचे, मतलब आपका एक्सेलरेशन जी हो जाए तो आपको फ्री फॉल लगेगा, मतलब स्पेस में हो जाओगे आप। वैसे जैसे लैबोरेटरी वगैरह, वो खैर वो सब अलग चीज़ें हैं। मैं इफेक्टिव जी की बात करूँ तो अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसका जी इफेक्टिव होता है G माइनस उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर ऊपर जा रही है तो G प्लस एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो ये एलिवेटर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है G/10 से, मतलब 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहे हैं। तो उस जो मास है, इस पर जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो 10 - 1 9 लगेगा, सीधी सी बात है। अब आपको एक चीज़ बताऊं, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी भी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि इसमें ना 2 ऑप्शन काफ़ी, आपको ये पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। मास पे डिपेंड करता ही नहीं यार, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल टू 2π√L/G इफेक्टिव। तो यहाँ मास का तो कुछ है ही नहीं, तो आपका 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ए और बी का आंसर मतलब डिफरेंट दिया हुआ, मतलब ए और डी आंसर एलिमिनेट हो गया। अगर दिमाग में भी आपके ए और डी आ रहा हो तो समझ लो कि मैं गलत लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो उस चीज़ को वहाँ से हटा दो, छोड़ना छोड़ दो। चलो अब ए और डी हट गया, बचा आपके पास बी और सी, क्योंकि दोनों का आंसर मैच कर रहे हैं। अगर इनकेस मान लो जेईई मेंस वालों के या फिर टुच्चे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए तो वो लोग अलग अलग दे देंगे। तो आपको अगर पता भी है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता तो आप वो लगा दोगे।
खैर ये IIT वाले हैं, बुद्धिमान जी भी हैं, तो चलो देखते हैं। तो टाइम पीरियड 2 पाई, EL जी इफेक्टिव L 1 मीटर, जी इफेक्टिव 9 आग जो है आंसर को धड़ाक से आंसर आएगा 2.15 जो कि आपका बी आंसर है, तो आपका मिल लिया। ठीक है, ये 47वां सवाल था। तो चलिए चलते हैं 48 मतलब 48वें सवाल की तरफ। सवाल कुछ ऐसा है, पहले सवाल देख लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा, अगर आप इसे पढ़ोगे तो मैं पढ़ भी देता हूँ कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल नॉट हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स हाफ लाइफ। मतलब सवाल ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक न्यूक्लियाई मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ढेर सारे कि एक न्यूक्लियाई ट्वाइस ऑफ हाफ टाइम मतलब 2 गुने हाफ टाइम के बाद भी डिकेड नहीं हुआ है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल पड़ते ये आना चाहिए कि हाफ टाइम का मतलब क्या होता है। हाफ टाइम का मतलब ये होता है कि आधी चीज़ें ख़त्म हो गई। हाफ टाइम का मतलब ये होता है, मतलब अगर एन न्यूक्लिया आपके पास है, ये सारी चीज़ें मतलब मिलियंस ऑफ चीज़ों के लिए अप्लाई होती हैं, किसी एक के लिए अप्लाई नहीं होती। इसी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, इसी चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ सारी चीज़ें ढेर सारी चीज़ों के लिए अप्लाई होती है। खैर वो अलग चीज़ें बात है, हम यहाँ पर IIT की बातें कर रहे हैं। तो एन न्यूक्लिया या टी ऑफ के बाद वो n/2 हो जाएगा, टी ऑफ के बाद वो n/2 हो जाएगा। उसने बोला है 2 मतलब ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ मतलब 2t हाफ के बाद वो n/4 बचेगा। तो कोई न्यूक्लिया उसमें से डीके ना हुआ हो, मतलब बचेगा कितना, n/4 बचेगा। तो 1/4 ही तो बचेगा ना कि जो डीके ना हुआ हो, बाकी 3/4 तो डीके हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 0.25, सीधी सी बात है। मतलब इसे रख सकते हो ईजी का एकदम मतलब ईजी वाले कैटेगरी में। चलिए चलते हैं 49 सवाल की तरफ। सवाल कुछ ऐसा है, मैं पूरा सवाल पढ़ ही देता हूँ कि सवाल तो 3-4 लाइन की है। काफ़ी लोग को तो सवाल देखेंगे तो उसके बाद डर लगेगा। फिजिक्स यही है भाई, मैंने IIT के स्ट्रैटेजी वीडियो पेपर एनालिसिस सब में यही बताया है कि फिजिक्स होता ही ऐसा है कि अगर ढेर सारी चीज़ें लिखी है ना तो लोगों को देख करके डर लगता है। तो यार डरना नहीं है, सवाल पढ़ना है, हिम्मत लानी है, सवाल कर ले जाओगे ये सोचना है। तो चलो देखते हैं। सवाल काफ़ी ईजी सा है कि एक XY फ्रेम दिया हुआ है, उसमें 2 चार्जेस हैं, बेसिकली एक डाइपोल है, d डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक -q इधर रख दिया, +q उधर रख दिया। ये पूछा कि रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, बस ये पूछा रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा। आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ से, एक प्लस ये है। आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहता है प्लस ये होता है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, मतलब इस चीज़ पे फोर्स ऊपर लगेगा। सीधी सी बात है, ये तो पता है, मतलब फोर्स इधर लगेगा। अभी फोर्स का देख लेते हैं, टॉर्क ऑफ R क्लास F तो होता ही है, ये ऊपर लग जाए। अब -q होता है, ज़्यादातर लोग को लगेगा ये -q भी ऊपर ही जाएगा, नहीं, F नीचे की तरफ लगता है। आपको पता होगा माइनस मतलब निगेटिव, सीधी सी बात है, -q ही डायरेक्शन नीचे वेक्टर, आई होप समझ रहे हो। तो ये F नीचे लेगा। अब R क्रॉस F इस पॉइंट की तरफ से देखो तो R क्रॉस F इधर करोगे तो ये इधर ले जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ रहा होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि देखो ये R है मतलब d/2, ये कुछ ऐसा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कुछ ऐसा है, ये R है, फोर्स इधर लग रहा है ना, इसका जो 45 डिग्री ये वाला एंगल होगा क्योंकि 90 मतलब जो होता है वही होता है, तो ये इसको इधर घुमाएगा। आई होप आपके टीचर्स ने ऐसे ही बताया होगा कि ये इसको इधर घुमाएगा। अब ये जो पेन है फोर्स इधर लग रहा है तो ये भी तो इसको इधर ही घुमाएगा ना, मतलब सीधी सी कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। ये वाला इसको इधर घुमा रहा है, ये वाला इसको इधर घुमा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यार एक पे कितना लग रहा है E/√2, ये जो इस पे मतलब Q E/√2, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस पे ऐसे, और D मल्टीप्लाई जो मतलब d/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा R क्रॉस F और वो दोनों जुड़ जाएंगे तो QE d/√2। एक जो सिली मिस्टेक जो मुझसे भी हुई बहुत दिन बाद में सॉल्व कर रहा था वो ये कि E sin 45 को मैंने √2 ही लिख दिया था। ज़्यादातर लोग सही सिली मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा, इसे कोशिश करो एक जगह नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। सिंपल सा सवाल यही है कि ये डाइपोल है, ठीक है, ये फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है इस पर, इसे पॉजिटिव माना तो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। परपेंडिकुलर करने के लिए इसे कैटेगरी तो लेना पड़ेगा ऐसे, तो ये E/√2 हो जाएगा और ये कुछ इसे इस तरह से घुमाएगा। इसका भी कुछ ऐसा है तो इसको ऐसे लोगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन दोनों जोड़, तो बस हो गया ये टॉर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ना आए तो यार पूछ लेना, मतलब कमेंट कर देना, जीमेल कर देना, मैं आपको प्राइवेटली समझा दूंगा। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये जो सवाल आप पढ़ोगे जब क्वेश्चन पेपर में, वैसे इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ड्राइव की लिंक आप जाकर के 2018 वाला पेपर डाउनलोड कर लेना। ये सेट बी है, ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है, बस एक बड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है इस सवाल में, और पूछा है कि E3, ये रहा बीच में E3 क्या होगा। तो ये सिंपल सा खिंचाव ला, वो जो मतलब सर्कल में लगता है, बेसिकली लूप में जो लगता है वो इक्वेशन, बस वही लगाना है आपको।
आपको देखो E3 निकालने के लिए इंपॉर्टेंट मतलब लगभग सब कुछ मालूम ही करना होगा। तो आप सिंपल सा इक्वेशन इस वाले रो में लगाइए कि I1 आ जाएगा 3/4, सिंपल सा। अब दूसरा लूप 1 ही हमने माना, तो आप जब ऐसे ऐसे घूमोगे पूरा लूप में, मैं पूरा समझा नहीं रहा क्योंकि आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे देख लेते हैं, इस पॉइंट से शुरू करो तो ये लोअर से हायर मतलब 10, इधर से करंट के साथ में जा रहे हो तो -10I2, करंट के साथ जाते हैं तो माइनस होता है, करंट का पोड़ी जाते हैं तो प्लस होता है, बैटरी में अगर उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे क्योंकि यार IIT की हो, ठीक है। तो ये लोअर से हायर गया तो वोल्टेज बढ़ेगा तो 10 हो गया, करंट की डायरेक्शन में गया तो -10I2 हो गया, फिर ये ऐसे ही जाओगे तो -5/3 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक जो मुझसे, मैं सिली मिस्टेक इसलिए बता रहा हूँ अपनी सिली मिस्टेक क्योंकि मैंने खुद सॉल्व किया, तो मैं से सिली मिस्टेक जो हुई ये ऐसी सिली मिस्टेक्स है ना जिसे आप एग्जाम में कर देते हो और फिर दिमाग ये खपाते हो कि मैंने गलती की है, कहाँ की है साला, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये सिली मिस्टेक, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझसे गलती हुई है, मैं यहाँ करंट घुसेड़ दिया था, तो आपको वहाँ पर नहीं घुसाना है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा दो तो ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनकर आती है। अब दूसरे लूप में जाओगे तो ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनकर आती है। अब आपको लगेगा ये I2, I3, I4, 3 अननोन, 2 इक्वेशन कैसे करेंगे। अभी आप ध्यान से देखो तो एक और इक्वेशन है अपने पास करंट का, जो कि किसी भी ज्वाइंट पर करंट जनरेशन नहीं होता, इक्वल होता है, मतलब एक ज्वाइंट से मतलब जाने वाले आने वाले का सम A0 होता है, ये लगा सकते हो। तो ये देखो यहाँ से I1 आएगा, सीधी सी बात है, I1 आया, I4 जाकर यहाँ जुड़ेगा, I1 आया, I4 जाकर यहाँ जुड़ेगा, फिर ये टोटल इधर आएगा I1 + I4, इसमें से I3 इधर निकलेगा, I3 इधर निकल गया, I3 इधर निकलेगा, उसके बाद ये I1 + I4 - I3 इधर जाएगा, इसमें I2 आके जुड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा I1 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को जब आगे करोगे तो ये ऐसा करके सॉल्व करके आएगा। मैंने ये मिस्टेक की है यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा हूँ ये, क्योंकि मैंने मिस्टेक की है। आपको I3 पूछा है तो आप फालतू का दूसरा सॉल्व करोगे, आप I3 के लिए पढ़ो ना, क्योंकि आप I1 तो मैं I2 I4 के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। वो पूछा नहीं, उसका आपको नंबर नहीं है। इंजीनियर ऐसे ही चालाक होते हैं कि जो पूछा है सिर्फ उसी को बताओ ना, एक्स्ट्रा का ही बताना, ठीक है। तो I2 I4 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसको नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है। I4 + I2 ये आपको पहले वाले से आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन से आ जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन हमने बना रखी है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमने बना रखी है और ये वाला पता है, तो इसको इसमें सॉल्व करो। ये देखो इसी चीज़ को, इसको नहीं करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरी गलती है, मेरी सिली मिस्टेक्स है। अब जब आप इसको पुट करोगे तो डायरेक्टली आएगा और यहाँ से सॉल्व करोगे तो I3 आ जाएगा 72/140, जो कि 0.514 है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो मुझे सही लग रही है, मतलब जैसे हम लोग किया करते थे, आपको बताता हूँ। एक सेकंड, ये आपका आ जाएगा 0.514। एक चीज़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग इसे सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे कि 72/140 भाग कर रहे हैं। यार ऑप्शन देखो, जो करेक्ट में आप फट से मारो, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा पास ऑप्शन हैं तो उसको करो। आई होप मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा लंबी वीडियोज़ आ रही है क्योंकि मैं थोड़ी सी भावना हुआ टाइम में बचाएगा। अब इस सवाल में चलते हैं। सवाल काफ़ी ईजी सा है, इसीलिए एक लाइन में सवाल हुआ है, बट सवाल पढ़ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन आपका ये बना दिया हूँ, कोई नहीं, ये एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। और क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड XYZ। आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो यार आप सोचो, आपको पता होगा कि ये जब मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे होता है, मतलब 90 पे होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है तो मैग्नेटिक फील्ड y होगी, सीधी सी बात है। और जिनका यूनिट वेक्टर रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूनिट वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, ऐसे ही जाएगा। यूनिट पूछा है तो उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई मतलब सॉरी डिवाइड कर दो, तो 1/√2 जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, और यूनिट वेक्टर मतलब 1/√2 x कैप y कैप। तो ये जो पूरी की पूरी वीडियो थी 47 से 51 तक 5 सवाल हो गए। ये पूरी की पूरी वीडियो 5 सवाल की थी। अभी जो अगली पार्ट वाली रहेगी उसमें 52 से आगे के 5 सवाल, और उसमें लास्ट वाले में आगे के 5 सवाल। कुछ जो टफ सवाल हैं, जैसे 46वां वाला सवाल, इस सेक्शन में जो 46वां सवाल है वो हल्का सा टफ है। अगर मैं आपको मतलब वो ये सवाल अगर आपको यहाँ समझाऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या समझाना है, समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये सारे सवाल कर लो, 5 सवाल। और अगर कोई डाउट है तो हमें मेल करो। सेकंड और थर्ड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।